So, in the previous video, we have discussed the history, and it is a lot of theory to take. But CS2 में theory जो है वो ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल लगेगा। आगे जो है काफ़ी लॉजिक ही है और काफ़ी कुछ हमें सॉल्व करना है। So, let us start with what is microprocessor. So microprocessor is a multi-purpose programmable logic device that reads binary instruction from a storage device called memory, accepts binary data as input, and processes data according to those instructions and provides result as an output. So ये जो पहला पैराग्राफ है वो उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन में ऐसा बोल रहा है कि इट इज़ अ मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस लेता है और बाइनरी डेटा लेता है इनपुट के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करता है एज पर द इंस्ट्रक्शन और फिर आउटपुट देता है। तो इट इज़ बेसिकली अ मशीन जिसको तुम कुछ इनपुट दो और कुछ इंस्ट्रक्शन दो और वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो इनपुट पे प्रोसेसिंग करेगा और तुम्हें कुछ आउटपुट देगा। Microprocessor is one of the microprocessor based system. The structure of microcomputer is as shown in the figure. तो ये जो राइट साइड पे 5.1 दिया है वो एक माइक्रो कंप्यूटर है जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर है, राइट में कुछ और है जो है सिस्टम बस, आईओ और मेमोरी। तो ये बसेस के थ्रू चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। जैसे कुछ इनपुट आया, इसे या तो मैं मेमोरी में स्टोर कर दूंगा, जैसे यहाँ से इनपुट आ रहा है, यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर दिया, या फिर इसे माइक्रो प्रोसेसर को दिया, माइक्रो प्रोसेसर ने इसमें प्रोसेसिंग किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, और या तो वो वापस मेमोरी में स्टोर कर देगा या तो एज आउटपुट उसे दे देगा। और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कभी इनपुट आया तो मेमोरी से लेके वापस चला गया। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर पे सिर्फ फोकस करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं: एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज ALU, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। तो हम ये तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। So this is the area of microprocessor where various computing functions are performed on the data. The ALU performs such arithmetic operations as addition and subtraction and logical operations such as AND or XOR. Results are stored either in register or in memory. तो ALU का काम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा नाम वैसा काम। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मतलब वहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, और जो भी ऑपरेशन का आउटपुट है वो या तो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा या तो उसके साथ जो ऑन चिप रजिस्टर्स है बाजू में वहाँ पे स्टोर कर देगा। अब कब मेमोरी में जाता है और कब रजिस्टर में स्टोर होता है? तो मेमोरी में तब जाएगा जब हमें कुछ चीज़ों को सेव करके उसे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करना है, तो वो मेमोरी में डाल देगा। और अगर ऐसा है कि थोड़ी देर बाद में वापस यूज़ होने पे है या कहीं पे फ़िलहाल सिर्फ स्टोर करके रखा है, उसको वापस बुलाना है इमीडिएटली, तो हम उसे रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो ये रजिस्टर को ऑन चिप मेमोरी भी बोलते हैं। तो यही लिखा है नीचे के पैराग्राफ में। तो दिस एरिया ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर्स. These registers are primarily used to store data temporarily during the execution of program. Some of the registers are accessible to the user through instructions. तो वही बात है जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर उसे सेव करना है तो मेमोरी में, और अगर वापस काम में आना है तो रजिस्टर्स में। तो हमारा जो 8085 है उसके साथ भी काफ़ी सारे रजिस्टर्स है, जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है, ठीक है, H है और L है। इसके अलावा W और Z भी होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं यही चैप्टर में, तो वो तभी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। तो ऑब्वियसली कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है जो पूरे चीज़ को कंट्रोल करे। अब जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है, लेकिन अगर ये ब्रेन से कनेक्टेड ना हुए तो ये सब कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है।
तो अगर ब्रेन इनको कमांड नहीं सेंड करेगा तो ये लोग काम नहीं करने वाले, भले इनको काम आता रहेगा तो भी। तो वही काम है कंट्रोल यूनिट का। तो जो भी नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए, ये सब बाकी सब चीज़ों को वो कंट्रोल यूनिट देता है। and it controls the flow of data between the microprocessor and memory and peripherals। तो बाहर की दुनिया से भी यही बात करता है, अंदर जो काम है वो ये सब करेंगे, but he is the boss, so he is going to talk to outside world। now next is the memory। तो मेमोरी इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सिर्फ एक ब्लॉक्स है जहां पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ऑब्वियसली इसे एक्सेस करना है तो हमें बसेस चाहिए रहेंगे, कंट्रोल यूनिट जब इसे बोलेगा तभी इसे एक्सेस किया जा सकता है। सो memory stores binary information such as instructions and data and provides that information to the microprocessor whenever necessary। To execute programs, the microprocessor reads instruction and data from memory and performs computing operations in its ALU section। Results are either transferred to the output section for display or stored in memory for later use। So there is nothing much to be spoken about, it is self-explanatory paragraph, काफी straightforward है। Next है input output। This section communicates with outside world। IO devices are also known as peripherals। The input devices are keyboard switches and an analog to digital converter। These devices are used to transfer data from outside world to microprocessor। The output devices are LEDs, cathode ray tubes or video screen, printer, plotter, magnetic tape or digital to analog converter। These devices transfer data from microprocessor to the outside world। The data can be displayed on CRT or video screen and it can be printed on paper by using printer। So I think this is very straightforward, the remaining part। जैसे यहाँ पे सब चीज़ों में ALU है, रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट है, इनपुट आउटपुट है, सिस्टम बस है और मेमोरी है। तो सिस्टम बस को छोड़ के हमने सब देख लिया है, बट एक क्विक रिवीजन करते हैं ओवरऑल मीनिंग क्या है इसके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ALU का। तो ALU जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ये बेसिकली सब ऑपरेशंस करता है, अरिथमेटिक वाले और लॉजिकल वाले। और इसका जो भी आउटपुट है या तो वो रजिस्टर में स्टोर कर देगा या तो मेमोरी को दे देगा, बस इसका यही काम है। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स जो है वो ऑन चिप मेमोरी होता है कोई भी माइक्रो प्रोसेसर का। तो अगर ALU को कुछ चीजें स्टोर करनी है इमीडिएटली तो वो रजिस्टर में स्टोर करता है। साथ ही जो रजिस्टर्स है वो यूजर भी एक्सेस कर सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर रजिस्टर यूजर एक्सेस कर सकता है, ऐसे कोई कोई रजिस्टर्स होते हैं जो यूजर एक्सेसिबल नहीं होते। अब ये रजिस्टर्स जो है वो ये रजिस्टर्स जो है वो टेम्पररीली डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी हम देख चुके हैं, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर हमें कुछ परमानेंटली सेव करना है तो हम यहाँ पे आके सेव कर देते हैं उसे। और जहाँ तक इनपुट आउटपुट का बात है तो ये तो पेरिफेरल डिवाइसेस है। इनपुट के लिए जैसे कीबोर्ड होता है या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो बाहर की दुनिया का डेटा कंप्यूटर के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए कन्वर्ट करके देता है। सेम जो आउटपुट डिवाइसेस है वो कंप्यूटर का डेटा, माइक्रो प्रोसेसर का डेटा बाहर की दुनिया में कन्वर्ट करके दिया जाता है। लास्ट है सिस्टम बस। सिस्टम बस मतलब वायर्स। वायर्स मतलब जो भी कनेक्शन है हर ये सब यूनिट्स के बीच में, वो सिस्टम बस करके देता है। तो इट इज द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द पेरिफेरल्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर टू कैरी बिट्स। there are several buses in system। तो काफी सारे बसेस होते हैं सिस्टम के अंदर। So that's it for now। Again in the next lecture we will do the block diagram and the pin diagram, and then we will move on to the microprocessor 8085। Okay, thank you, take care।